हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फिनअप विद चिनअप। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था निफ्टी के डिफरेंट कंट्रीब्यूशंस, कौन कौन सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहे थे, और हमने देखा था फाइनेंशियल सेक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा था, राइट। 37% अकेले फाइनेंशियल सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा था। उसके अलावा भी कई सेक्टर थे, जैसे आईटी सेक्टर थे, एफएमसीजी सेक्टर थे, ऑटोमोबाइल सेक्टर थे, बट हमने फाइनेंशियल सेक्टर को आज कवर करना है, ठीक है। तो फाइनेंशियल सेक्टर में बेसिकली क्या आता है, सबसे पहले तो पब्लिक बैंक्स आता है, प्राइवेट बैंक्स आता है, इंश्योरेंस में लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, या इस टाइप का कभी जैसे बजाज फाइनेंस टाइप की कंपनीज, एनबीएफसी, वो सब आता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट मी शेयर माई स्क्रीन एंड लेट्स सी अबाउट दीज कंपनीज इन डिटेल एंड दिस होल सेक्टर। ओके, तो आई होप यू गाइज कैन सी माई स्क्रीन। हम यहाँ देख सकते हैं कि निफ्टी का फाइनेंशियल सेक्टर में 37.4% कंट्रीब्यूशन था, जिसमें कि हमारे इंपॉर्टेंट कंपनीज आते हैं जैसे कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक भी आते हैं। तो मैंने यहाँ लिस्ट नहीं किया है, तो वैसे तो इसमें क्या क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन कौन से रेशियोज हमें देखना चाहिए, तो वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्विकली मैं एक बार यहाँ पे ग्रो पे आता हूँ एक बार। देखो यहाँ मैंने फिल्टर लगा रखा है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर का। ये टोटल मिला के फाइनेंशियल सेक्टर कवर करते हैं। इनमें 2 सेक्शंस आता है इसमें, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल यहाँ पे। तो आप देख सकते हो काफ़ी सारे कंपनीज लिस्टेड हैं इसमें, जो कि काफ़ी बड़े कंपनीज हैं, जैसे कि एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एसबीआई। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ द मार्केट कैप। सबसे बड़ा एचडीएफसी बैंक है मार्केट कैप के हिसाब से। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि मार्केट कैप हम कैसे निकालते हैं। हमने देखा था स्टॉक का जो सीएमपी होता है, करंट मार्केट प्राइस इंटू नंबर ऑफ शेयर्स करते हैं। तो वो वैल्यू सबसे ज़्यादा किसका है, एचडीएफसी बैंक का भी है, सेकंड पे आईसीआईसीआई का है, वैसे एसबीआई, बजाज फाइनेंस, एलआईसी ऐसे करके है, ठीक है। कोटक महिंद्रा भी है यहाँ पे, एक्सिस बैंक है, बजाज फिनसर्व है, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस है, इवन जियो फाइनेंशियल सर्विस जो कि रिसेंटली लिस्ट हुआ है वो भी यहाँ पे है, ठीक है। तो इसमें भी ये सब जो है वो हम बैंक्स है। देखो हम अगर फाइनेंशियल को हटाते हैं तो बैंक्स का स्पेसिफिकली अलग से है। देखो ये सभी बैंक्स है यहाँ पे, देखो ये सब इंपॉर्टेंट बैंक्स है। फिर इंडसइंड बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, यूनियन बैंक, ये सब सभी बैंक्स है। एक बार मैं बैंक्स को हटा के फाइनेंशियल्स करता हूँ, तो इसमें आप देखोगे बजाज फाइनेंस हो गया, एलआईसी हो गया, बजाज फिनसर्व हो गया, अडानी इंटरप्राइजेस इज़ नॉट एग्जैक्टली इनटू, बट दे आर इनटू सो मेनी थिंग्स, इसलिए वो भी कवर यहाँ पे कर लिया है फाइनेंशियल्स में। फिर हमारा एचडीएफसी लाइफ हो गया, जियो फाइनेंस सर्विस हो गया, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन हो गया, ठीक है। तो इसमें हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन से कंपनीज अच्छे होते हैं इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट रेशियोज या वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम प्राइवेट बैंक्स को कवर करते हैं, फिर हम पब्लिक बैंक का भी थोड़ा देख लेंगे, एंड देन मे बी इंश्योरेंस सेक्टर पे टाइम मिला तो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट दिस। हम एक बार क्विकली एक बार ये स्क्रीनर खोलते हैं। या ऑलरेडी यहाँ पे एचडीएफसी बैंक ओपन है। आप देख भी सकते हो एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैप कितना ह्यूज है, 12.21 करोड़। ऑलमोस्ट अभी रिसेंटली एचडीएफसी बैंक ने रनअप दिखाया था तो ये 12 लाख करोड़ को क्रॉस कर चुका है। अभी 11 पॉइंट समथिंग था कुछ दिन पहले, राइट। इसका पी आप देखोगे तो 18 है। पी क्या होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो इसके प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बारे में तो डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे कभी किसी और वीडियो में, बट कैसे हम डिसाइड करते हैं ये मैं बता देता हूँ अभी। जितना ज़्यादा पी होता है उतना वैल्यूएशन ज़्यादा होता है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको ऐसे कंपनी ढूंढना चाहिए जिसमें कि पी कम हो। तो जितना कम पी उतना अच्छा एज ए इन्वेस्टर आपके लिए, ओके। करंट मार्केट प्राइस क्या होता है, अभी कितने पे स्टॉक चल रहा है। ऑब्वियसली डिविडेंड यील्ड क्या होता है कि हर 3 महीने पे अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो दे डिसाइड कि सम पार्ट ऑफ द प्रॉफिट वो अपने इन्वेस्टर्स को भी दें। तो उसका ये रेशियो 1.18 है। तो मतलब जितना ज़्यादा डिविडेंड यील्ड का रेशियो होता है उतना आपके लिए अच्छा होता है, ठीक है। वैसे ही आरओसी इन आरओई का नंबर होता है, जितना ज़्यादा आरओसी होता है, आरओसी इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये नंबर जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा अच्छा होता है। वैसे रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई वो भी सेम, जितना ज़्यादा उतना अच्छा होता है, ठीक है। लेट्स कम बैक टू द कंपेरिजन पार्ट ऑफ डिफरेंट प्राइवेट बैंक्स। लेट्स कंपेयर द एचडीएफसी बैंक विच इज पीयर्स इन द प्राइवेट बैंकिंग स्पेस। तो आप हम देख सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक का कंपैरिजन है आईसीआईसीआई से, कोटक महिंद्रा से, एक्सिस से, इंडसइंड बैंक से, आईडीबीआई बैंक से, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से। तो बेसिकली क्या है ना, दीज ऑल बैंक्स आर इन दी प्राइवेट सेक्टर, इसलिए इसको यहाँ पे हम पब्लिक बैंक से एसबीआई हो गया या यूनियन बैंक्स हो गया ऐसे हम कंपेयर नहीं किए इसको, ठीक है। तो अभी आप देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट रेशियो है। एक तो पी रेशियो जो कि मैंने भी डिस्कस किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट रेशियो होता है। वैसे यहाँ पे आप एक आरओसी का वैल्यू देखा होगा, मैंने बताया था आरओसी का वैल्यू जितना ज़्यादा उतना अच्छा। वैसे ही पी का वैल्यू जितना कम उतना अच्छा।
अब ये क्या क्यों होता है वो हम एक बार आपको कैलकुलेशन करके कभी नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे कि पी कैसे डिसाइड होता है कंपनी का एंड क्यों वो वैल्यू कम होना चाहिए। एज ए इन्वेस्टर भी आप ये जान सकते हो कि जितना कम होगा उतना अच्छा होता है, ठीक है। डिविडेंड ही लगी, एज ए डिविडेंड आपको जितना ज़्यादा मिलेगा हर 3 महीने में उतना अच्छा आपके लिए है, तो जितना ज़्यादा डिविडेंड डील है उतना ज़्यादा अच्छा है। ये क्वार्टरली प्रॉफिट एंड एनुअल प्रॉफिट सेल्स, ऑब्वियसली ये नंबर भी कंपनी का रेवेन्यू एंड सेल्स एंड प्रॉफिट जितना ज़्यादा होता है उतना अच्छा कंपनी के लिए। मार्केट कैप हमने बताया था, मार्केट कैप से पता चलता है कितना बड़ा कंपनी है। जितना ज़्यादा मार्केट कैप होगा उतना बड़ी कंपनी है वो पर्टिकुलर। जैसे हम देख सकते हैं HDFC बैंक सबसे बड़ी कंपनी आउट ऑफ ऑल दी प्राइवेट बैंक्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये सब फैक्टर्स हैं कंपेयर करने का। इसके अलावा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो यहाँ पे लिस्टेड नहीं है, तो उसके लिए मैंने एक और साइट खोल रखा है। एक बार क्विकली इसको ओपन कर लेते हैं। देखो ये मैंने टिकर खोला है, टिकर बाय फिनोलॉजी, ये मैंने खोल रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ अदर इंपॉर्टेंट रेशियोज मेंटेन किया गया है इन लोगों ने इसके लिए, बैंकिंग सेक्टर के लिए। यस, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या है ROE, ये तो हमने डिस्कस किया है। ROE क्या होता है? रिटर्न इक्विटी। तो आप देख सकते हैं HDFC बैंक का लास्ट देखो ROE वैल्यू कैसे कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है, तो मतलब दैट्स अ वेरी गुड साइन कि ROE नंबर इंक्रीज कर रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ रहा है वो, ठीक है। रिटर्न ऑन एसेट क्या होता है? ROA, ये मतलब कि जो कंपनी का एसेट्स है उस पर कंपनी कितना रिटर्न बना रहा है। एसेट क्या होता है बैंक के लिए? बैंक के लिए एसेट होता है जो वो लोन देते हैं यूजर्स को, मतलब जितने भी कस्टमर को लोन देते हैं वो उनके लिए एसेट्स है। एंड जो वो बेसिकली डिपॉजिट्स लेते हैं, अगर वो सेविंग बैंक पे लेते हैं या सेविंग अकाउंट्स के लिए लेते हैं या फिक्स डिपॉजिट के लेते हैं, तो ये सब क्या होता है उनके लिए उनको पे करना पड़ता है। लाइक सेविंग इंटरेस्ट अभी 3-4% बैंक पे करता है कस्टमर्स को, वैसे FD में 6-7% इंटरेस्ट पे करता है, तो ये बैंक को पे करना पड़ता है। तो ये बैंक के लिए लाइबिलिटीज़ है या, और जो वो लोन देता है वो उसके लिए एसेट्स होता है। तो जो भी लोन दिया या जहाँ भी उन्होंने इन्वेस्ट किया उसमें वो कितना रिटर्न जनरेट कर पाए उसको रिटर्न ऑन एसेट्स करते हैं बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट इज NPA तो बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स बैंक के लिए, क्योंकि NPA का वैल्यू जितना कम होता है उतना अच्छी बात है। यहाँ आप देख सकते हो HDFC बैंक का NPA घट रहा है, दैट्स अ वेरी ग्रेट साइन। NPA क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल बैंक ने किसी को लोन दिया एंड वो बंदा चुका नहीं पा रहा है बैंक को लोन, तो बैंक के लिए तो खराब लोन हो गया, बैड डेट हो गया। तो इसका जो परसेंटेज होता है ना वो हम बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। जैसे कि 0.27 का मतलब क्या हुआ? अगर HDFC बैंक 100 रुपया लोन दे रहा है किसी को, तो 0.27 रुपीज दैट इज 27 पैसा उसको वापस नहीं मिल रहा है, राइट? दैट इज NPA। हम ये कंपेयर भी करते हैं, आपको देखो दिखाता हूँ मैं एक बार क्विकली दूसरे कंपनी बैंक का NPA कैसा है। जैसे कि मैं कंपेयर करता हूँ इसको कोटक महिंद्रा के NPA से। कोटक महिंद्रा का NPA, अभी हमने HDFC बैंक का NPA देखा था 0.27 था एंड में, इसका देखता हूँ एक बार, एक मिनट। इसका NPA कितना है देखो 0.37, मतलब क्या है HDFC बैंक से ज़्यादा NPA है। तो इन टर्म्स ऑफ NPA HDFC बैंक इज डेफिनेटली बेटर। आप पब्लिक सेक्टर बैंक का देखोगे ना उसका NPA और भी ज़्यादा होता है। जैसे कि मैं अगर आपको कोई पब्लिक बैंक दिखाता हूँ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होता है? जो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड होता है, ओके। तो एक मिनट, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो इवन दो ये इम्प्रूव हुआ है फिर भी इसका 1.77% है। इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या है कि अगर बैंक 100 रुपये लोन दे रहा है तो 1.77 रुपीज़ उसको वापस ही नहीं मिल रहा है, दैट इज़ अ बैड डेट। ये मैंने लिखा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। पहले तो ये 7.73 नंबर्स था, दैट वाज रियली बैड। इसलिए रिसेंटली काफ़ी रेगुलेशन हुआ है बैंकिंग सेक्टर्स में, तो ये इम्प्रूव हुआ है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बैंक्स, पब्लिक बैंक्स में भी, ठीक है। तो इससे हमें आइडिया लगता है जितना कम NPA होगा उतना अच्छा है। तो लेट्स गेट बैक टू आवर HDFC। तो यस, तो हमने अभी तक देखा रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑफ एसेट्स, NPA का वैल्यू देखा कैसे डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ NPA का वैल्यू कम होता है तो क्यों बेटर है। और भी कुछ रेशियोज हैं, जैसे देखो एक रेशियो है CAR। हम NIM पे आएंगे, NIM को मैं भी छोड़ रहा हूँ फॉर सम रीजन, बिकॉज उसके पहले कुछ और डिस्कस करना चाहते हैं। CAR क्या होता है? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होता है ना, फॉर एग्जांपल अगर बैंक ने X अमाउंट का लोन दिया है, उस X अमाउंट का सर्टेन परसेंटेज बैंक के पास होना चाहिए एज अ रिजर्व, मतलब कि ताकि वो अमाउंट बैंक के पास हो कि उसको फर्दर यूज़ कर सके। ऐसा मतलब बैंक फेल कब होता है? जब बहुत सारे लोग एक साथ पैसे मांगने आ जाएं और बैंक पे ना कर पाए, राइट? तभी होता है ना बैंक फेल हो। जैसे अभी रिसेंटली
हम देखेंगे यूएस में सिलिकॉन वैली बैंक फेल हुआ, उसमें क्या हुआ कि उन्होंने बहुत को लोन दे रखा था एंड बहुत सारे लोग एक साथ जो डिपॉजिट किए थे वो पैसा मांगने आ गए, तो बैंक चुका नहीं पाया, उनको नहीं दे पाया पैसा, तो दैट वे द बैंक फेल्स। तो बेसिकली इसलिए क्या होता है ना, देयर इज अ सर्टेन रूल्स की उनको ये फॉलो करना होता है, इतना उन्होंने लोन दिया तो सर्टेन पास को मेंटेन करना पड़ता है। बैंक दो तरह से मेंटेन करता है, उसका भी हम कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आरबीआई कैसे पॉलिसीज होता है, बट बेसिक बता देता हूँ मैं कि दो टाइप के चीज़ होते हैं। एक होता है CRR जो कि कैश रिजर्व रेशियो होता है, उतना बैंक को मेंटेन करना होता है, उतना आरबीआई को देना होता है। मतलब इट्स लाइक वो कुछ 3 या 4% के आसपास अभी है कि अगर आपके पास 100 रुपया डिपॉजिट में आया तो आप 3% तो आप आरबीआई के पास डिपॉजिट करके रखते हो, उसको आप यूज़ नहीं कर सकते हो। उससे सेकेंड क्या होता है, SLR होता है। SLR इज दैट अमाउंट, अभी शायद अराउंड 18% है। वो होता है कि आप किसी को लोन नहीं दे सकते हो, या आप उसको इन्वेस्ट करोगे तो आप गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऐसे में ही आप उसको रख सकते हो। तो ये सब क्या होता है ना, ये सब सेफ इन्वेस्टमेंट होता है बैंक के लिए। तो वो सब का रेशियो जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब जितना ज़्यादा CRR रेशियो उतना अच्छा है बैंक के लिए कि उतना एक्स्ट्रा भी वो कैश मेंटेन कर रहा है। देन कम एडवांस ग्रोथ। एडवांस ग्रोथ क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर बैंक ने 100 रुपीज़ लोन दिया था, तो इस बार उसका लोन अमाउंट जो बढ़ के हो गया 16.93 हो गया, मतलब इस बार 116.93 रुपीज़ वो लोन दिया। तो जितना ये ग्रोथ रेट होगा उतना बैंक के लिए अच्छा है, क्योंकि बैंक का इनकम कहाँ से आता है, मोस्टली थ्रू लोन्स। जितना ज़्यादा लोन देगा उतना देखो इंटरेस्ट जनरेट होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू भी ज़्यादा है तो अच्छा है, बट द थिंग इज कि ऐसे तो इंडिया में सबको ही लोन चाहिए, बैंक सबको लोन दे नहीं सकता, उनको ये भी देखना पड़ता है कि वो लोन जो अमाउंट दे रहे हैं वो वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम ये भी देखे थे, NPA वैल्यूज देखे थे कि NPA वैल्यू जितना लो होता है उतना बैंक के लिए बेटर है, राइट। तो अब ये दोनों एडवांस ग्रोथ एंड CRR का ना बहुत अच्छा रिलेशन होता है। इट्स लाइक एडवांस ग्रोथ तो बैंक बढ़ा सकता है लोन देके, बट एट द सेम टाइम दे हैव टू मेंटेन अ CRR वैल्यू ऑल्सो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ऑल्सो, ठीक है। अच्छा, अब एक केस लेते हैं। फॉर एग्जांपल बैंक अलग अलग तरह से पैसे अपने पास ला रहा है थ्रू सेविंग अकाउंट, थ्रू फिक्स्ड डिपॉजिट्स, या कभी कभी वो RD करते हैं लोग, तो इनसे उसके पास पैसे आते हैं, या करंट अकाउंट होता है। तो ये सब से बैंक के पास पैसा आता है। लेकिन बैंक क्या प्रेफर करता है, बैंक प्रेफर करता है उनके पास करंट अकाउंट ज़्यादा खुले। हमने देखा भी होगा, क्यों? क्योंकि करंट अकाउंट में बैंक को पैसा देना नहीं पड़ता, इंटरेस्ट नहीं देते, मोस्ट ऑफ टाइम में 0% इंटरेस्ट होता है। तो एक और रेशियो होता है, इसको हम बोलते हैं कासा डिपॉजिट, तो कहीं पे होगा ऊपर शायद, मैं एक बार क्विकली देता हूँ, देखता हूँ। एक रेशियो होता है बैंक के लिए, उसको बोलते हैं CASA। एक मिनट, हाँ यहाँ देखो, कासा परसेंटेज। ये भी बैंकिंग सेक्टर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। जितना ज़्यादा कासा रेशियो है उतना अच्छा है बैंक के लिए। इसका मतलब कि कासा हुआ करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। इसका मतलब HDFC बैंक के पास जितना फंड्स आ रहा है उसमें से 44.39% सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट से आ रहा है। बाकी अलग सोर्स हो सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ FDs हो सकता है, या हो सकता है। तो क्या है ना, बैंक के लिए अच्छा क्यों होता है, क्योंकि इस अमाउंट पे बैंक को बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होता है। सेविंग अकाउंट पे 3%, करंट पे तो देते ही नहीं, 0% देते हैं, तो राइट। तो इसलिए बैंक के लिए बेटर होता है। तो जब भी जिस बैंक को ज़्यादा अमाउंट जनरेट करना हो, डिपॉजिट लाना होता है, वो क्या करते हैं, सेविंग का इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं। इट्स लाइक स्मॉल फाइनेंस बैंक आप देखोगे तो वो क्या करते हैं, 7-8% पे सेविंग का इंटरेस्ट भी रख देते हैं। रिसेंटली आप फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक देखोगे तो वो ऑलमोस्ट 7% पे सेविंग में इंटरेस्ट दे रहे हैं। क्यों? ताकि लोग को लुक्रेटिव लगे एंड वो जाके उस बैंक में डिपॉजिट करें, क्योंकि सेविंग में जो इंटरेस्ट मिलता है लोगों को लगता है कि सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी मिलता है, कितना तो हमारे पास आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रेशियो होता है। जितना ज़्यादा कासा परसेंटेज है उतना अच्छा बैंक के लिए होता है। एक बार मैं आपको दिखाता भी हूँ केस। कोटक महिंद्रा का ये नंबर काफ़ी अच्छा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। HDFC का हमने देखा 44.39% है। कोटक महिंद्रा के भी ओपन किया, देखो 52.83% है, ये और भी ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, यहाँ से तो हमें देखने पे लग रहा होगा कि कासा अच्छा है तो कोटक महिंद्रा ज़्यादा अच्छा बैंक हो गया, बट दिस नॉट द ओनली फैक्टर। जब भी कासा ज़्यादा होगा इसका मतलब आप समझ रहे हो ना कि बैंक ज़्यादा पुश कर रहा होगा, ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा होगा, तभी लोग ज़्यादा आ रहे होंगे, राइट। जैसे HDFC बैंक 3.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है सेविंग में, बट कोटक महिंद्रा 4-5% देता है, तो वहाँ भी तो बैंक का पैसा जा रहा है ना, उसको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, राइट। तो इसलिए एक और रेशियो होता है, मैं क्विकली इस पर भी आता हूँ। देखो, बैंकिंग सेक्टर को एनालाइज करना इतना आसान काम नहीं होता, काफ़ी सारे रेशियो होते हैं, इसलिए हमने सोचा कि एक वीडियो बना के एग्जॉस्टिवली सभी रेशियोज को डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपका एनालिसिस बेटर हो जाए इसमें। तो यहाँ पे समथिंग है नेट इंटरेस्ट मार्जिन, मैंने बोला इस पर मैं आऊँगा, यही है। फॉर एग्जाम्पल देखो क्या है कि बैंक
100 रुपया जनरेट कर रहा है, 100 रुपया वो डिपॉजिट से ला रहा है, ठीक है, उस पर कुछ वो सेविंग इंटरेस्ट से ला रहा होगा, कहीं से सेविंग इंटरेस्ट सेविंग बैंक से आ रहा होगा उसके पास, कहीं फिक्स डिपॉजिट से आ रहा होगा, ऐसे करके डिफरेंट उसके पास आ रहा होगा, एंड वो लोन दे रहे होंगे। बैंक कैसे पैसे कमाते हैं, पहले वो लोगों से पैसा लेते हैं फिर लोन देते हैं, जो डिफरेंस होता है वो बैंक का इनकम होता है। तो जो डिफरेंस होता है बेसिकली उसी को हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल इसमें बोला 100 रुपीज़ वो डिपॉजिट आया, उसमें वो लेट्स गिव एन एग्जाम्पल कि 4.5 रुपीज़ वो मतलब वो इंटरेस्ट पे कर दिया, एंड वो लोन दे रहे हैं एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 9%, ठीक है। तो ये जो बीच का जो डिफरेंस आया 4.5%, वो बैंक का बेसिकली इनकम हुआ, बट देन देयर अदर चार्जेस ऑल्सो, एंड समटाइम 100% वो लोन नहीं दे पाते समथिंग, तो इसको बैलेंस आउट करके जो भी उनका डिफरेंस बनता है उसको हम बोलते हैं NIM, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, ठीक है। वैसे एक और रेशियो होता है PEG रेशियो, ये आप लोग के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इट जस्ट थिंक लाइक कि जितना ज़्यादा PEG होता है उतना ख़राब होता है बैंक के लिए, तो मतलब कम होना बेटर है, इतना आप समझ लो बस, ठीक है। तो हमने काफ़ी सारे रेशियोज देखे, कवर किया, आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो पुराने वाले रेशियोज को कि हमने क्या कवर किया, अभी जो हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है ये सब रेशियो तो इंपॉर्टेंट है ही। अपार्ट फ्रॉम दिस, नॉट जस्ट फॉर द बैंकिंग सेक्टर, सभी सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट रेशियो होता है, रेशियो नहीं मतलब इट्स लाइक वी सी द परसेंटेज। जैसे हम तो ये तो देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट क्या है, रेवेन्यू बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं, EPS बढ़ रहा है कि नहीं। EPS क्या होता है, अर्निंग पर शेयर, मतलब पर शेयर पे बैंक कितना अर्न कर रहा है, वो भी नंबर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। देखो HDFC बैंक में काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है, दैट्स अ वेरी गुड साइन। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और फैक्टर होता है, वो क्या फैक्टर होता है, ये देखो, हाँ यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, राइट। शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या होता है ना कि प्रमोटर्स के पास कितना, जो कंपनी ने जिन्होंने कंपनी स्टार्ट किया उनके पास कितना शेयर्स है, FII जो कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास कितना % शेयर है, DII डोमेस्टिकल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स उनके पास कितना शेयर है। DII में बेसिकली क्या आते हैं ना, जो म्यूचुअल फंड्स होता है ना, आप जैसे लोग जो पैसा जमा करते हैं मतलब SIP करते हैं, तो वो पैसा कोई कंपनी के पास जाता है, जैसे कि HDFC AMC है, उसके बाद पैसा गया, तो उस टाइप की कंपनीज को मतलब उस टाइप का यूनिट को हम DIIs बोलते हैं। तो वो लोग भी मार्केट में पैसे लगाते हैं, तो उनका होल्डिंग कितना है। फिर गवर्नमेंट भी कभी कभी डायरेक्टली इन्वेस्ट करता है, गवर्नमेंट है, एंड देन पब्लिक। तो इसमें हमारा क्या है ना, ये प्रमोटर्स FII DII इसको हम स्ट्रॉन्ग होल्डिंग बोलते हैं, बिकॉज क्या है इनके पास बहुत डेटा होता है, इनका बहुत स्ट्रॉन्ग टीम होता है, इनके पास बहुत फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होते हैं, तो ये बिना देखे कहीं भी पैसा नहीं लगा देते। इट्स लाइक दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग एनालिसिस बिफोर पुटिंग द मनी, राइट। तो अगर प्रमोटर होल्डिंग FIIs एंड DIIs कंबाइंड होल्डिंग अगर ज़्यादा है किसी कंपनीज में, तो वो कंपनी ज़्यादा अच्छा है। वैसे पब्लिक में क्या है ना, पब्लिक को वीक होल्डिंग बोला जाता है, बिकॉज लॉट ऑफ टाइम पब्लिक पर डेटा होता नहीं है, मतलब उनको आइदर वो उतने इन्फॉर्म नहीं रहते या उनके पास डेटा का सोर्स नहीं होता। तो पब्लिक के पास जितना ज़्यादा शेयर होता है उतना बैंक के लिए मतलब एज ए इन्वेस्टर हमें वो एज अ निगेटिव फैक्टर लेना चाहिए। तो हमने क्या बोला, प्रमोटर FII एंड DIIs का होल्डिंग ज़्यादा होना चाहिए। तो आप देखोगे भी HDFC बैंक में तो प्रमोटर्स और ये तीनों को आप सम करोगे तो ऑलमोस्ट 80% के आसपास आएगा, ज़्यादा ही आएगा। इन दैट वे ऑल्सो वी कैन सी द HDFC हैव अ स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स प्लस DIIs प्लस FIIs होल्डिंग, राइट। तो ये फैक्टर भी हम देखते हैं। तो मैंने मेजर फैक्टर्स बता दिया, क्विकली हम क्या करते हैं इसके कंपटीटर पे देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं P रेशियो में HDFC बैंक बहुत अच्छा दिख रहा है, इवन ICICI भी अच्छा दिख रहा है 17.3। तो बस ये फैक्टर्स हमारा नहीं हो सकता कि हम उसमें इन्वेस्ट करें ना करें। कोटक बैंक का देखो 21.04 है, बट कोटक का कुछ और फैक्टर ज़्यादा अच्छा है, राइट। फिर हम ROC भी कंपेयर करते हैं, इसका ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे आपको ROE वैल्यू नहीं दिख रहा है, वो भी हम कंपेयर करते हैं। फिर डिविडेंड यील्ड देखते हैं। अच्छा ये सब तो हो ही गया जितने रेशियोज हैं, बट अगर रेशियोज के बेसिस पे अगर आप अच्छा इन्वेस्ट कर रहे होते तो कोई बॉट या AI कर लेता है इन्वेस्ट। तो क्या है ना, अपार्ट फ्रॉम दिस एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि मैनेजमेंट कितने अच्छे से वर्क कर रहा है, हाउ द कंपनी मैनेजमेंट इज वर्किंग, या क्या उनका ग्रोथ विजन है, राइट। तो अपार्ट फ्रॉम दिस डेटा हमारा ये जो एनालिसिस होता है ना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कंपनी का पर्सपेक्टिव एंड मार्केट पोजीशन कैसा, उसका इमेज बना हुआ है सोसाइटी में, तो दिस ऑल थिंग मैटर ऑल्सो, राइट। कुछ साल पहले तक लोग प्रेफर करते थे SBI में अकाउंट खुलाना, क्यों? क्योंकि SBI का बहुत अच्छा इमेज बना हुआ था। अभी भी क्या है, प्राइवेट बैंक में HDFC ICICI का बहुत अच्छा इमेज बना हुआ है, जो कि चेंज भी हो रहा है। आई एम नॉट टेलिंग कि बैंक्स खराब है, ऑब्वियसली टॉप बैंक्स है, एंड तो मैं वही बोल रहा हूँ, ये फैक्टर्स भी मैटर करता है। तो ये हमने देखा प्राइवेट बैंक का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट था। वैसे क्विकली हम पब्लिक बैंक का तो बहुत हम जल्दी से डिस्कस करते हैं एक बार। जैसे SBI मैंने चूज़ किया है, तो SBI का उसके कॉम्पिटिटर इन द पब्लिक सेक्टर देख रहे हो,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, आईओबी, इंडियन ओवरसीज बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, ये सब। तो इसमें देखोगे आप पी रेशियो जो है ना 7.78 है। हमने HDFC बैंक में देखा था वो 18 था, या कोटक में 21 था, उससे तो काफ़ी कम लग रहा होगा। तो ये इसका तो बेटर होना चाहिए फिर, बट दैट इज़ नॉट द ओनली रीज़न, राइट। क्या होता है ना, यहाँ पे अलग फैक्टर्स होता है, इसलिए पब्लिक बैंक को हम पब्लिक बैंक से ही कंपेयर करते हैं। क्या रीज़न है आपको बता, 2 फैक्टर्स बताता हूँ। पहला तो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई बैंक फेल होगा, फॉर एग्जाम्पल कोई छोटा बैंक, कोई स्टेट बैंक फेल होगा, तो ये HDFC एंड बाकी बैंक को बचाने नहीं आएगा। बट द थिंग इज कि गवर्नमेंट विल फोर्स दिस पब्लिक बैंक कि आप जाके उस बैंक में पैसे लगा के उसको बचाओ। इन दैट केस इवन दो दीज बैंक्स आर डूइंग फिनोमिनल, बट ऐसा हो सकता है कि उसका प्रॉफिट जो कंपनी गेन कर रहा है वो प्रॉफिट कहीं और यूज हो जाए कोई बैंक को सेव करने में। दैट्स गुड फॉर द कंट्री बट नॉट एज अ इन्वेस्टर। तो आपको तो आप उसके ग्रोथ विजन पे आपने उसमें पैसा लगाया, बट हो सकता है कि वो कहीं और यूज, बट दैट्स वन ऑफ द फैक्टर्स का पी कम है। एक और फैक्टर बताता हूँ आपको, जैसे कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, हिमालय पे कहीं हिमाचल प्रदेश में रोड बनाना है या टनल बनाना है, एंड उस पर लोन चाहिए, तो मे बी समटाइम द प्राइवेट बैंक ऑल्सो गिव द लोन, बट समटाइम क्या होता है ना कि मान लो HDFC बैंक या ICICI बैंक ने सेंस किया कि वो लोन उनको चुका नहीं पाएंगे, तो वो लोन नहीं दिए। बट क्या है कि वो टनल बनना कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन दैट केस गवर्नमेंट फोर्सेस दिस बैंक टू गिव द लोन। तो क्या होता है ना कि ये पब्लिक बैंक उसको लोन दे दिए एंड वो लोन जल्दी से नहीं आ पाता, इसलिए भी आप देखोगे कि जो पब्लिक बैंक है उसका NPA वैल्यू ज़्यादा होता है, राइट। हम स्ट्रेट अवे नहीं बोल सकते बैंक खराब है, दिस अ रीजन फॉर इट कि वाई इट इज, ठीक है ना। एंड एक और रीज़न क्या होता है ना कि जो पब्लिक बैंक है उसका पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है। आपको गांव गांव में SBI और कुछ पब्लिक बैंक दिखेंगे, बट वहाँ आपको प्राइवेट बैंक नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोग ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं करते। प्राइवेट बैंक क्या करते हैं, फोकस मोस्टली ऑन द प्रॉफिट। बट स्टेट बैंक को ये भी है कि पेनिट्रेशन वैल्यू भी देखना पड़ता है कि हर जगह पे बैंक्स है, उनको सर्विस अच्छा मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा, कि वो पैसे निकाल पा रहे हैं, तो ये सब फैक्टर भी देखना पड़ता है मोर देन द प्रॉफिटेबिलिटी पार्ट, ठीक है ना। तो ये समझ में आया आपको पी का कम क्यों होता है, ठीक है। तो ऐसे ही जो हम बाकी रेशियोज बताए थे वो पब्लिक बैंक के लिए भी एप्लीकेबल है। तो ये जो भी हमने बताया अभी तक, ये सभी रेशियोज बैंक को कंपेयर करने में आता है, एंड दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो टू मेक अ डिसीजन इन स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो बैंक्स हो गया कवर, बट हमने बोला था फाइनेंशियल सेक्टर पूरा, तो फाइनेंशियल सेक्टर में एक और चीज़ आता है इंश्योरेंस। तो उसको भी हम थोड़ा जल्दी से देख लेते हैं एक बार। इंश्योरेंस में जो सबसे बड़ा कंपनी है हमारा HDFC लाइफ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस HDFC लाइफ के नाम से, देखो, ठीक है ना। तो HDFC लाइफ देखो, ये भी 1.45 CR 1.45 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। इसको हम कंपेयर करते हैं इसके कॉम्पिटिशन से। देखो यहाँ पे दिखेगा लाइफ इंश्योरेंस, दिस इज LIC हो गया, SBI लाइफ हो गया, HDFC लाइफ हो गया, ICICI लाइफ प्रूडेंशियल हो गया, ICICI लॉम्बार्ड हो गया, जनरल इंश्योरेंस हो गया। तो ये सब कंपनीज क्या है जो लाइफ इंश्योरेंस के सेक्टर में है। तो अगेन इसमें भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है पी रेशियो। तो आप देखोगे HDFC लाइफ और ICICI लाइफ का HDFC लाइफ और SBI लाइफ का पी काफ़ी ज़्यादा है, बट लाइफ इंश्योरेंस LIC का पी कम है। फिर भी अगेन फिर इसमें हमें क्या होता है ना, अलग फैक्टर्स भी देखना पड़ता है। पी इज़ एन इंपॉर्टेंट रेशियो बट अदर रेशियोज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो कभी हम बाद में डिस्कस करेंगे कि LIC का पी कम क्यों है एंड स्टॉक उतना अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा है एंड एवरीथिंग। तो आई होप इन ये वीडियो देख के आपको बैंकिंग सेक्टर एंड फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में थोड़ा आइडिया मिला होगा। एक और चीज़ होता है अपार्ट फ्रॉम दिस जो कि फाइनेंस सेक्टर में कवर होते हैं, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होता है, लाइक HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी या बाकी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वो भी फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर आते हैं, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम कोई और सेक्टर को अच्छे से डिस्कस करेंगे, प्रोबेबली शायद लोगों की डिमांड पे हम IT सेक्टर को उठाएंगे, तो उसके बारे में वीडियो बनाएंगे, ठीक है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे गाइस, बाय।